क्या एमबीए चाय वाला एक स्कैम है? 125 करोड़ लोगों की अपनी पहचान हम बना के ही काम करेंगे। शायद हाँ और शायद ना भी। फेम, जहाँ फेम होता है वहाँ हेट भी होता है। वरना बिल्कुल सिंपल है। दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर वीडियो ऑन एमबीए चाय वाला जहाँ उनकी तारीफ की जा रही हो या फिर हेट दिया जा रहा हो, बल्कि इन दिस वीडियो हम लोग पूरे फ्लॉज की बात करेंगे इनके मॉडल में। क्या ये प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इनकी टर्न अराउंड की बात करेंगे, इफ़ इट इज़ पॉसिबल और नॉट। ये बस मेरे आइडियाज़ नहीं होंगे बल्कि मेरे सेकेंडरी रिसर्च किए हुए और अपने एमबीए इन मार्केटिंग की किताबी नॉलेज, केस स्टडीज़ और एक्सपीरियंस से होंगे। सो बस अपने हाथों को कुछ देर के लिए स्क्रीन से हटा लीजिए, हमें सब्सक्राइब करने के बाद, और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। हम इस पूरे वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, हाउ फ्रेंचाइजी मॉडल वर्क्स। नंबर 2, हाउ एंड व्हाई बिगेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ द वर्ल्ड ऑपरेट। नंबर 3, हाउ एमबीए चाय वाला ऑपरेटेड एंड देयर लूप होल्स। नंबर 4, इज देयर एनी टर्न अराउंड फॉर हिम। अगर आपको इनमें से किसी भी पार्ट की नॉलेज हो तो आप उस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ फ्रेंचाइजी मॉडल वर्क्स, हमें ये जानना जरूरी है कि फ्रेंचाइजी होता क्या है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक ऐसा बिजनेस जहां एक बंदा या एक ग्रुप किसी बड़े नाम वाले कंपनी के ब्रांड नेम, उनके प्रोडक्ट्स और उनके सर्विसेज बेचता है और बदले में एक इनिशियल फी, जिसे हम फ्रेंचाइजी फी भी कहते हैं, साथ में अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा उस कंपनी को देता है जो कि प्री डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट में होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो पटना में एक XYZ लोकल स्टोर है जो कि पेट की सप्लाई बेचती है। पटना में सक्सेसफुल होने के बाद वो अपने रिटेल स्टोर को और बढ़ाना चाहती है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, मैं रिटेल स्टोर के एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। बिजनेस बढ़ाने के और भी तरीके होते हैं, लाइक वर्टिकल एक्सपेंशन, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन और भी बहुत कुछ। लेकिन इस ओनर को बस अपना स्टोर एक्सपैंड करना है, और वो या तो अपने पैसे लगाकर खुद के स्टोर खोल सकता है, जिसके कई नुकसान, जैसे कि हाई कैपिटल, एंड वो शायद एक बड़ा ब्रांड ना बन पाए अगर उतने पैसे नहीं है तो। और दूसरा ऑप्शन है कि वो फ्रेंचाइजी मॉडल में किसी दूसरे शहर में, जैसे कि रांची में, किसी और को अपने ब्रांड के नाम पर स्टोर खोलने बोले, कुछ इनिशियल फी और रॉयल्टी ऑन रेवेन्यू बेसिस पर। इसमें दोनों का फायदा होता है। जो रांची के स्टोर का ओनर है उसे XYZ का ब्रांड नेम, ट्रस्ट, इतने सालों का बिजनेस एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और मार्केटिंग सपोर्ट मिला, जिससे कि उसे ज्यादा बिजनेस की नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ी एंड रिस्क भी बहुत कम हो गया कहीं भीड़ में खो जाने का, और XYZ का एक्सपेंशन भी हो गया बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंस के। विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। अब अगर दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी की बात करें तो उनमें से कुछ नाम होंगे, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, सबवे, डंकिन डोनट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सो मैकडॉनल्ड्स, अगर आप जानते होंगे तो 1940 में शुरू हुआ था। उसकी बैक स्टोरी एंड स्ट्रगल स्टोरी की बात हम आज नहीं करेंगे, वो आप उनके मूवी द फाउंडर्स में जाके अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि लोग उनके फ्रेंचाइजी क्यों लेने लगे और वो फ्रेंचाइजी में घुसने का कब सोचे। उनके बर्गर्स तो नॉर्मल थे, लेकिन वो एक प्लेस था जहां सस्ता हाइजेनिक बर्गर एंड हैंगआउट के लिए अच्छी जगह थी, क्योंकि मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के टेस्ट कंसिस्टेंट थे। तो रे क्रॉक ने SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया, जिसमें कितना 2 टेबल के बीच में गैप होगा, कहां पर फ्राइज होंगे, कहां पर फ्रायर्स होंगे, कितना बड़ा किचन होगा, कौन से मसाले कितने देर तक डलेंगे, कहां से बर्गर बंस लाए जाएंगे, इन सब की पूरी जानकारी एक डॉक्यूमेंट में तैयार कर ली। अब इसको फॉलो करके वो एक इन्वेस्टर के पास पहुंचे जो उनके स्टोर को अपने एरिया में खोलने के लिए तैयार हुए। इसकी मार्केटिंग में खर्च किया गया। अब क्योंकि इनकी सर्विस फास्ट थी तो लोग रास्ते में फास्ट एंड अच्छे से टेस्टी बर्गर को दोनों जगह एंजॉय करने लगे, जहां टेस्ट में एकदम डिफरेंस नहीं था, ना ही सर्विस में। साथ में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए मिस्टर क्रॉक फ्रीक्वेंटली स्टोर्स विजिट करते थे, और फिर ये प्रोसीजर रेप्लिकेट करते करते कई और इन्वेस्टर्स जुड़ते गए, और मैकडॉनल्ड्स आज जहां है हम सब जानते हैं। तो अगर इसे समराइज करें तो एक फ्रेंचाइजी के लिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्वालिटी, ग्रेट ब्रांडिंग ऑफ कंपनी विथ SOP, a great and calculated location, regular audit and monitoring, story to sell, unique selling proposition, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स के केस में उनकी स्पीड थी, एंड एट लास्ट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, और बाकी चीजें जैसे कि फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज तो बस एक छोटा पार्ट है। तो अब हम आजकल के न्यू एज्ड हाइप्ड फ्रेंचाइजीज जैसे कि एमबीए चाय वाला की बात करते हैं। तो एमबीए चाय वाला की शुरुआत बस 20 से 30 हजार इंडियन रुपीज में 2016 में एक छोटे से ठेले और केतली के साथ हुई, और उनका मॉडल काफी ज्यादा सिंपल था, थोड़ा सा इंग्लिश, चाय के ट्रायल्स और कस्टमर के पास जाके पर्सनली बेचना। इस मेथड से वो लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनने लगे, और ये देखते ही देखते एमबीए चाय वाला एक कम्युनिटी बन गया जहां मिलेनियल्स जाके एमबीए चाय वाला से इंटरेक्ट करने लगे। फिर एमबीए चाय वाला जाके पार्टीज एंड इवेंट्स में चाय बेचने लगे अपने सेम स्टाइल में, और धीरे धीरे जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास पब्लिक स्पीकिंग पावर
ज्यादा अच्छी है। तो ही होप्ड इनटू सोशल मीडिया और देखते ही देखते वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कोर्स चिपका के सेंसेशन बनने लगे। एंड दिस वे he built his personal brand selling stories, success and inspiration। और यहीं पर वो चीजों को समझ नहीं पाए, उन्होंने अंधाधुंध पीआर करवाया। एंड फन फैक्ट ये है कि एमबीए चाय वाला में एमबीए का मतलब मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद चाय वाला है, उन्होंने कोई एमबीए की डिग्री नहीं की है। और उससे भी बड़ी बात गौर करने वाली ये है कि वो जब लोगों को यूट्यूब पर करोड़पति होने का दावा बेच रहे थे तो बैकएंड में इस सेंसेशन का फायदा उठाने के लिए कुछ ब्लॉग्स जिन्हें बिजनेसेस या रिसर्च का कोई ज्ञान नहीं है, वो बस मास कॉपिंग का यूज करके कुछ ऐसे आर्टिकल्स, एंड वीडियोस डाल रहे थे जिसने एक और अलग बूस्ट दिया एमबीए चाय वाला के आंधी को। बैकएंड में और भी बहुत कुछ हुआ जो मैं यहाँ बात नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। और समय के साथ एमबीए चाय वाला एज अ पर्सनल ब्रांड बनता गया इंस्टेड ऑफ अ चाय ब्रांड। अब ये थी उनकी पूरी बैक स्टोरी जो कि 2017 से अवेलेबल है ऑनलाइन। अब थोड़ी उनके बिजनेस को समझ लेते हैं मार्केटिंग टर्म्स में, यानी कि एसटीपी एंड 4 P's ऑफ मार्केटिंग से। एसटीपी मतलब कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, और 4 P होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जो कि किसी भी मार्केटिंग का कोर होता है। सेगमेंटेशन काफ़ी सिंपल था कि कोई भी जो कि एक नॉर्मल चाय पीता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसमें से उन्होंने मेजर 18 से 35 साल के एज ग्रुप को ज़्यादा टारगेट किया, मिडिल क्लास फैमिली से, स्पेशली स्टूडेंट्स, और इससे ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बनाया। और व्हेन इट कम्स टू पोजिशनिंग ऑफ देयर कंपनी, ही यूज्ड हिज पर्सनल ब्रांड एंड पोजिशन्ड एमबीए चाय वाला एज एन इंस्पिरेशन ब्रांड। तो इनका 4 P's इनके हिसाब से यही था, प्रोडक्ट में चाय और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, प्लेस जहां वो बेच रहे थे वो QSR मॉडल कैफेज, बट कहां बेचना था वो एकदम क्लियर नहीं था। प्राइस वॉज बिटवीन ₹20 to ₹30 एंड फॉर प्रमोशन ही यूज्ड सोशल मीडिया एंड लेवरेज्ड पर्सनल ब्रांडिंग। लेकिन अगर देखें तो उनकी 4 P's उतनी क्लियर नहीं थी उनके एसटीपी के हिसाब से, मतलब कि उनके टारगेट सेगमेंट, पोजिशनिंग एंड 4 P's में मिसमैच था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्पिरेशनल कॉमन टी पोजिशनिंग करके वो एक मिड प्रीमियम प्राइस पर बेचना चाह रहे थे। तो थोड़ा और डीप चलते हैं और जानते हैं कि सो कॉल्ड फ्रेंचाइजी स्कैम की शुरुआत हुई कैसे। तो जब प्रफुल्ल बिलोरे ने लोगों को करोड़ों का सपना ऑनलाइन बेचना चालू किया, तब उन्होंने मोटिवेशन की तरह फ्रेंचाइजी लेने से अर्निंग के सपने भी बेचे, और वो सपना सच हो सकता था अगर फ्रेंचाइजीज के मेन फैक्टर्स एंड पिलर्स साथ में अलाइंड होते। द पिलर्स जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में पहले बात करी है। अगर फिर से देखें तो फ्रेंचाइजी किसी भी कंपनी के एक्सपैंड करने का एक सही तरीका है, लेकिन तब जब आपके अपने आउटलेट्स सक्सेसफुल प्रूव हुए हों अपने चलते, ना कि पर्सनल ब्रांड के चलते। इनिशियली एमबीए चाय वाला आउटलेट एक कम्युनिटी थी और उसकी वजह से उनकी चाय बिक रही थी, ना कि उनके चाय के चलते। मतलब कि अगर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन की बात करें तो इट वॉज अ कम्युनिटी नॉट हिस्ट्री, जो फ्रेंचाइजी बनाने के बाद कहीं दिखी ही नहीं। दूसरा कारण था उनका ओवर पीआर, ओवर पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब कि पर्सनल ब्रांड इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब जब आपका बिजनेस सक्सेसफुली तैयार हो गया हो एंड उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हो। लेकिन क्योंकि उनकी चाय एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका अपना कोई मोड नहीं है, तो कोई भी उसे कॉपी कर सकता है और लोग 25 रुपए की चाय पीकर इंस्पिरेशन नहीं ले सकते। यहाँ लोग बर्गर किंग के शेयर्स लेके मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं, तो बस उसी तरह नाम से कोई प्रोडक्ट बिकना बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। जहाँ मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनीज किसी को भी फ्रेंचाइजी देने से पहले फैक्टर्स लाइक लोकेशन, नेटवर्थ, क्वालिटी, स्पेस और भी कई फैक्टर्स का ख्याल रखती हैं, जिससे कि उनकी आउटलेट एंड ब्रांड में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी में कुछ ऐसा दिखा ही नहीं। फ्रेंचाइजी सेलिंग के नाम पर बस 10 लाख का फ्रेंचाइजी फी और एमबीए चाय वाला का नाम, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखा गया। ना ही प्रॉपर मार्केटिंग सपोर्ट, ना ही प्रॉपर गाइडेंस, ना ही असिस्टेंस, और ना ही बाकी सारे फैक्टर्स जैसे कि लोकेशन, नेटवर्थ, कैपेबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। ब्रांडिंग के नाम पर मिस्टर प्रफुल्ल बिलोरे की पर्सनल ब्रांडिंग ही थी। उनके नाम के बिना कोई भी एमबीए चाय वाला की आउटलेट नॉर्मल महंगी चाय की टपरी लगती है। क्वालिटी कंट्रोल जीरो, और एसओपी बने तो सही क्योंकि फ्रेंचाइजी बेचनी थी, लेकिन उसे इम्प्रोवाइज नहीं किया गया, जिससे कि क्वालिटी तो एकदम खराब हुई ही, साथ में लोगों ने बैड वर्ड ऑफ माउथ भी फैलाया। अब सोचने वाली बात यह है कि लोगों ने 35 लाख देकर प्रफुल्ल भाई साहब के जेब तो 10 लाख से भर दिए, पर उसके पहले ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा कि लोग हमारे पास चाय पीने आएंगे ही क्यों, वो भी 20 से 30 रुपए की। बस यहीं से हुआ शुरू कंप्लेंट्स, एलिगेशंस एंड रिपोर्ट फाइलिंग का सिलसिला। फ्रेंचाइजीज ने सोशल मीडिया को अपना वॉइस बनाया और सारी शिकायतें और सच्चाई भारत के नए फ्रेंचाइजी स्कैम की बाहर आने लगी। तो क्या एमबीए चाय वाला फेल हो जाएगा? तो उसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। ऐसा नहीं है कि चाय की फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण लोअर मिडिल सेगमेंट चाय चेन का है, ये वाले अमृतुल्य, और वो चाय फॉर कॉमन पीपल में बिलीव भी करती है, और उनके आउटलेट्स एंड प्राइसिंग भी वैसी ही होती है एंड क्वालिटी में ऐसी कि कोई उस रेंज में कम्पीट ना कर पाए। अब क्योंकि इतना ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है उनके स्टोर खोलने में और एवरेज टिकट साइज
100 रुपए से नीचे है, इसलिए लोग इवन स्टोर को मेंटेन भी नहीं कर पाते। तो अगर MBA चाय वाला अपने ऑपरेटिंग मॉडल, कॉस्ट ऑफ आउटलेट ओपनिंग, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, इंप्रूविंग SOPs एंड क्वालिटीज जैसे फैक्टर्स पर ध्यान दे बजाय प्रोडक्ट एक्सपेंशन के बस अपने करंट ऑफरिंग्स पर ध्यान दे, तो आई थिंक MBA चाय वाला क्या, इवन यू कैन बिल्ड कंपनीज लाइक मैकडॉनल्ड्स। और मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए किसी भी फ्रेंचाइजी में पैसा ना लगाएं। भले ये पहला खुलासा हुआ है और भी न जाने कितने लोग कितने ब्रांड्स के इमोशंस में बह के अपने कितने रुपए बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन शायद ये वीडियो उनके जैसे लोगों के लिए काफी मददगार हो सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आज कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिला तो शायद आपके एक शेयर से फ्यूचर फ्रेंचाइजी स्कैम और आपके एक लाइक से हमारा वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिदम में दिखने लगेगा। और अगर आपको कुछ कहना है एज अ फीडबैक तो आपके कमेंट से थोड़ा और इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए।